नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निसर्ग तूफान की। मुंबई से निसर्ग तूफान अब गुजर चुका है और खतरा भी टल गया है, लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, आप तस्वीरें देखिए। ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो निसर्ग तूफान के दौरान का है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। ये वीडियो कहां है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, कहां का ये वीडियो है। लेकिन वीडियो में तूफान का जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो गजब का है। किस तरह से एस्बेस्टस की एक छत पकड़े हुए ये शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे इसको लेते हुए छत जो है पूरी तरह से उड़ जाता है हवा के तेज गति की वजह से। आप देखिए तस्वीरों में। बताया यही जा रहा है, सोशल मीडिया पर दावा यही किया जा रहा है कि निसर्ग तूफान की वजह से ऐसा हुआ है और उसके प्रभाव से ही ये छत उड़ गई और ये शख्स भी उसके साथ खिंचा हुआ चला गया। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या वाकई निसर्ग तूफान के दौरान का ये वीडियो है या फिर कहीं और का वीडियो है। तो निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार बारिश हो रही है। लोग घरों में कैद हैं, वहीं दुकान और पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तेज गति से हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना असर मुंबई पर खास तौर से निसर्ग तूफान का हुआ है। आपण सगळ्यांना सेंड करूया व्हिडिओ। श्रीवर्धनमध्ये साधारणतः 100 ते 120 किलो। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां दरअसल निसर्ग तूफान की वजह से एक दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। निसर्ग तूफान के दौरान चल रही तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर दुकान पर गिर गया, जिसके वजह से दुकान की परखच्चे उड़ गए हैं। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि हवा कितनी तेज गति से बह रही थी और इसका असर यही हुआ कि दुकान पर जो पेड़ गिरा, दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, दुकान के परखच्चे उड़ गए। तो मुंबई की अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निसर्ग तूफान के आने के बाद कई सारी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई घर टूट गए हैं, इसके अलावा कई पेड़ उखड़ गए हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि निसर्ग कितनी तेज गति से और कितना नुकसान पहुंचाया है। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई की सड़क पर किस कदर एक बड़ा पेड़ निसर्ग तूफान की वजह से गिर गया। तेज हवाओं और तेज बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान पेड़ को सड़क से हटा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। वहीं तूफान की वजह से एक प्राइवेट बोट समुद्र में फंस गया। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बोट में सवार 13 लोगों को रेस्क्यू किया। रत्नागिरी महाराष्ट्र की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। निसर्ग की वजह से एक बोट लहरों में फंस गया और काफी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने इसे रेस्क्यू किया। वहीं रत्नागिरी में ही निसर्ग तूफान की वजह से कई मकानों के छप्पर उड़ गए। तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे तेज हवाओं में मकान की छत उड़ गई है। देखिए तस्वीरें। तेज गति से हवाएं चल रही थी और इसका असर देखने को मिला है तमाम तरह के घरों पर। किस तरह से घर की छप्पर उड़ी है, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं।
तो भारी नुकसान निसर्ग की वजह से हुआ है। एक एक कर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात के द्वारका तट पर भी समुद्र की ऊंची लहरें टकराई और ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। निसर्ग की वजह से हाई टाइड की ये तस्वीरें आप भी देखिए। और चक्रवाती तूफान निसर्ग ने महाराष्ट्र में जमकर तांडव मचाया। इसके असर से गुजरात, कर्नाटक और गोवा भी अछूता नहीं रहा। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान निसर्ग दोपहर को टकराया और देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही मचा दी। क्या पेड़, क्या घर, क्या ऑफिस, जो भी इसकी जद में आया तिनकों की तरह उड़ गया। तबाही की बानगी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के कई शहरों में सुबह से ही हवा के साथ तेज बारिश हुई। अलीबाग, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग में भारी तबाही हुई। मुंबई के कई इलाकों को खाली कराया गया और बिजली बंद की गई। कई जगहों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए और कई मकानों में टीन की छतें उड़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के बाद भी तूफान का असर कई घंटों रहने वाला है। तूफान के अलर्ट के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमों ने सुबह से ही महाराष्ट्र और गुजरात में मोर्चा संभाल लिया। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की 43 टीमें तैनात की गई। महाराष्ट्र और गुजरात में करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। रत्नागिरी में एक जहाज पर सवार 13 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा निसर्ग तूफान का असर कर्नाटक और गोवा में भी दिखाई दिया। पणजी के कई इलाकों में सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हुई और इसका असर पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप और केरल तक दिखने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और निसर्ग का असर दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात पर खास तौर से पड़ा। दमन में क्या स्थिति रही वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नवीन झा हमारे साथ दमन से जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब मानले की आफत पूरी तरह से टल गई है? और लेकिन इसके बावजूद अगर बात नुकसान की करें तो कितना नुकसान पहुंचाकर ये आफत गई है? नवीन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिहार में भी निसर्ग का असर देखने को मिला है। यहाँ पर भी बारिश हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका असर रहा वो महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला है। खासतौर से दमन और सूरत की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हाई टाइड वहां पर देखने को मिला है और किस तरह से तेज हवाएं तेज बारिश के साथ चलती हुई नजर आई हैं। और महाराष्ट्र की तस्वीरें जो हैं और भी ज्यादा तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला है। बिजली चली गई, बड़ी संख्या में पेड़ जड़ से उखड़ गए। इसके साथ ही कई दुकानों के ध्वस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं। घरों को नुकसान पहुंचा, खासतौर से जो तटीय इलाके में लोग रह रहे थे उनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं। कच्चे घर उनके बने होते हैं तो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। और निसर्ग तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा। बिहार में अभी बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो कल और परसों गरज के साथ बारिश की संभावना है। जैसा कि संभावना है, जैसे कि साइक्लोन धीरे धीरे जैसे लैंडफॉल होता है तो डाइज आउट हो जाते हैं, मीन्स इंटेंसिटी घट जाती है, लेकिन उसके कारण जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा वो आपका पूरे जो ये पाथ इस तरह से दिख रहा था, ये पूरे आपका ईस्ट यूपी के तरफ और आने वाला है, सेंट्रल और ईस्ट यूपी। तो ईस्ट यूपी के आसपास जब जो साइक्लोन का रेमनेंट बोल सकते हैं, साइसर बोल सकते हैं, जब वो पहुंचेंगे तो आपको ये वेदर एक्टिविटी पूरे बिहार में हो सकती है, थंडरस्टॉर्म बन सकती है। कब से होगी और कब तक रहेगी? हाँ, ये जैसे कि पूरी संभावना है। आज आपको बिहार में क्लाउडी स्काई दिखेगी, लेकिन कल और परसों ये 2 दिन थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है।
तो बिहार में भी निसर्ग का असर देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है और ठनका गिरने का भी अंदेशा है। आपने मौसम वैज्ञानिक को सुना। अब एक बार फिर से दमन का रुख कर लेते हैं। नवीन झा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और हम उनसे ही बात करेंगे। नवीन, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या अब ये पूरी तरह से मान लें कि खतरा टल गया है, लेकिन खतरा टलने के बावजूद अगर नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान दमन में हुआ है? देखिए, अभी जो खतरे की बात थी वो खतरा तो बिल्कुल टल चुका है। फिलहाल कोई ऐसी जानकारी भी सामने नहीं आई कि जिससे कुछ नुकसान हुआ हो, क्योंकि कल ही मौसम विभाग ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि गुजरात में ये जो तूफान है वो टकराएगा नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र के समुद्र में ये तूफान टकराने वाला है, जिसको लेके गुजरात का जो दक्षिणी इलाका है और खास करके दमन है, वहाँ पे भारी से अति भारी बरसात होने की संभावनाएं थी, वो बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो दमन का जो बीच इलाका है, जो समुद्र के पास आया हुआ इलाका है, वहाँ पे बंद किया हुआ है। लोगों की आवाजाही पे बिल्कुल रोक लगाई हुई है और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि खतरा तो टल गया है, लेकिन जो बरसात है वो हो सकती है और अभी भी दमन के अंदर बूंदा जो चालू है, बरसात, हल्की बरसात जो है वो अभी पड़ रही है। जी बिल्कुल, अब बरसात हो रही है, हालांकि खतरा टल गया है। बहुत धन्यवाद नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो दमन से नवीन बता रहे थे कि अभी पूरी तरह से जो है कहा जा रहा है कि खतरा तो टल गया है, लेकिन बारिश अभी 1-2 दिनों तक हो सकती है निसर्ग के साइड इफेक्ट की वजह से, और इसका असर न सिर्फ दमन पर अभी देखने को मिलेगा बल्कि बिहार में भी। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कई जगहों पर अभी बारिश हो सकती है, सिर्फ निसर्ग के असर की वजह से ऐसा होगा। हा आपण सगळ्या चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची इस बार शौकीनों को निराश कर रही है। बाजार और बागों की शाही लीची में उस तरह की खुशबू और मिठास नहीं है जैसा पहले के सालों में हुआ करती थी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र इसके लिए समय से पहले लीची तोड़ने और बागों के सही प्रबंधन नहीं होने को जिम्मेदार बता रहा है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मई और जून के महीने में लोग मुजफ्फरपुर की शाही लीची का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार शाही लीची का फल बहुत कम हुआ है। जो फल है भी उसमें वो मिठास नहीं जिसके लिए शाही लीची जाना जाता है। लीची किसान से लेकर व्यापारी तक निराश है। उन्हें इस बार लीची में भारी नुकसान हुआ है। शाही लीची इस बार कैसा है? बहुत खराब, बहुत खराब। शाही वाला जो खुशबू होता था तो उनको नहीं, जरा सा भी नहीं है। क्या वजह क्या है इसका? और वजह का प्राकृतिक का देन है। शाही लीची का फल नहीं होने के लिए लीची अनुसंधान केंद्र किसान और व्यापारी को जिम्मेवार मानते हैं। उनका कहना है कि कोरोना बंदी हो या कोई अन्य कारण, किसानों ने लीची बागान में इस बार मेहनत नहीं की है। साथ ही इस बार शाही लीची को पकने से पहले ही तोड़ दिया गया है। हमने वैज्ञानिक तरीके से भी निकाला है कि हीट यूनिट सबमिशन, जो मैं बार बार इस साल कहता रहा कि इस बार हीट यूनिट सबमिशन थोड़ा सा देर में होगा, और यही कारण है कि जो हम हर साल 15 मई 17 मई के आसपास लीची तोड़ लेते थे, इस बार वो स्थिति हमको 29-30 मई में आकर के मिली, 30 मई के बाद भी मिली। मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची से ही है। लीची का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर अनायास ही मुजफ्फरपुर का नाम आ जाता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार शाही लीची ने सबको निराश किया है। चाहे वो बागान के मालिक किसान हो, व्यापारी हो या लीची की मिठास कर साल भर इंतजार करने वाले लोग। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। और इस साल की नई लीची बागान से निकलकर बाजार पहुंच चुकी है। पूर्णिया में लीची का स्वाद पहचानने वालों की माने तो हर साल लीची के स्वाद का स्तर घटता जा रहा है। लीची के मौजूदा स्वाद को लेकर कुछ चहेतों से लीची चखते वक्त ही उसके स्वाद का जायजा लिया पूर्णिया संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। कृषि और बागवानी में उत्पादन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों को स्वाद को लेकर के काफ़ी शिकायतें रही हैं। और शिकायतें क्या, जो लोग उम्मीद रखते हैं जिन फलों और सब्जियों से, वैसे स्वाद नहीं है, जिसमें इन दिनों लीची काफ़ी चर्चे में है।
पूर्णिया के एक लीची खरीदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि लीची के स्वाद में जो फर्क आया है उसको वो कैसा देख रहे हैं। बताइए, लीची का स्वाद जो था वो लीची पहले ऐसा स्वाद नहीं है लीची में, और पहले ऐसा साइज भी नहीं है, जो छोटा साइज होते जा रहा है। अब जो प्रदूषण हो या जो भी हो, पहले जैसा मजा नहीं। नहीं, पहले ऐसा मजा नहीं है। स्वाद पहले जैसा है लीची में? ना नहीं है। अब क्या कहें, अब प्रकृति का व्यथी है, सब चीज़ खाद बात का मामला है, बहुत तरह का कारण है, सिर्फ पहले जैसा नहीं है। अब पहले कैसा था, अभी कैसा है? जमीन आसमान फर्क है। कैसे कैसे? सब चीज़ खाद्य पदार्थ हो रहा है, अब सब चीज़ का जो है अपना मिलावट हो रहा है। पहले जैसा फल फूल सब्जी कुछ नहीं मिलता है, कोई चीज़ में टेस्ट नहीं है, समझे ना। आदमी खाता है, क्या करेगा आदमी, जीने के लिए आखिर में तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। आदमी का लालच होता है, शौक होता है। अब साल का एक फ्रूट्स है, एक सीजनली फ्रूट्स है, खाता है। मजा लेकिन पहले वाला नहीं। नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो ये थे पूर्णिया के नए और पुराने लोग, दोनों का अनुभव सुनाया कि लीची के स्वाद के बारे में उनका क्या कहना है। जो भी कारण आए हैं बड़े ही व्यवहारिक और वाजिब कारण लगते हैं, लेकिन फिलहाल लोग लीची का स्वाद ले रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद वह स्वाद पिछले सालों जैसा ही हो। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बिहार की शाही लीची के साथ ही भागलपुर के नवगछिया में होने वाले मनराजी और बेदाना लीची की मांग मिठास और रसीलेपन के कारण बहुत है, लेकिन इस बार नवगछिया की लीची अपने मिठास और रसीलेपन से दूर है। लीची की गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट से किसान भी परेशान है। जो स्वाद मिलता था पहले, वह स्वाद इस बार नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन हो या ये कहिए कि कोरोना लेके हो, क्या है, ये एक शोध का विषय है। इस बार लीची का साइज छोटा हुआ, उसकी क्वालिटी, मिठास में कमी आई है और एक कीट भी उसमें लग रहा है। इसका साफ मतलब है यह रिसर्च सेंटर है जो कोई काम विगत 2-4 वर्षों से नहीं कर रहा था। वहीं बेगूसराय के लीची किसानों को कोरोना बंदी की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अच्छी पैदावार होने के बावजूद इस बार लीची के खरीदार नहीं मिलने की वजह से किसान खासे परेशान हैं और अपनी फसल मवेशियों को खिलाने को विवश हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय लीची उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। मटिहानी समेत कई इलाकों में व्यापक स्तर पर लीची की खेती होती है। यहाँ की 80% किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया लीची है। किसानों की माने तो पिछले वर्षों की तुलना में इस साल लीची की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन कोरोना बंदी के कारण इस बार लीची का निर्यात नहीं हो सका है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लीची की फसल तो बहुत अच्छी हुई, 5 साल की अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पेड़ में ही लीची पक के खराब हो रहा है, नहीं कोई व्यापारी आता है, नहीं कोई विकल्प है। हम लोग सालों भर इसी पे निर्भर हैं। सबसे बड़ा ये है कि किसान खाएगा कहाँ से। हम लोग सांसद महोदय से या बिहार सरकार से यही निवेदन करते हैं कि फसल का क्षतिपूर्ति दिया जाए। लीची की फसल नहीं बिकने के कारण यहाँ के किसानों को अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटियों की शादी सब कुछ इसी पर निर्भर है। इस बार फसल अच्छी होने के कारण किसान काफी खुश थे, लेकिन कोरोना बंदी ने किसानों के सपने पर पानी फेर दिया। हम लोग क्या करेंगे पूरे साल, कुछ भी पता नहीं है। लीची अगर इस बार अच्छा बिक जाता, पैसा आ जाता, तो उसी लीची के पैसे से हम अपनी बच्ची की शादी करते और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो पाया। कोरोना बंदी की दोहरी मार झेल रहे लीची किसानों को अब सरकार से मदद की दरकार है। जरूरत है कि राज्य सरकार लीची किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ ही लीची के लिए बाजार भी उपलब्ध कराए, ताकि बेगूसराय की लीची दूसरे प्रदेशों में भी अपनी मिठास बिखेर सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब एक तस्वीर देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी भूल के भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप देखिए। सावधान,
इसे दोहराने की गलती ना करें। सावधान, भूल कर भी इसे कॉपी ना करें। सावधान, ऐसा करना जानलेवा है। जी हां, हमारा इरादा आपको डराना नहीं, सचेत करने का है, ताकि गलती से भी ऐसा करने की गलती ना करें। देखिए जरा, यह शख्स मौत के वायर पर चल रहा है, ऐसे हाई टेंशन वायर पर जिस पर चलने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तस्वीरें तेलंगाना के निजामपुर की हैं, जहां एक शख्स हाई टेंशन वायर पर चढ़ गया, एकदम मंकी स्टाइल में। तारों के बीच लटक रहे पेड़ की एक टहनी को हटाने ताकि गुल हुई बिजली वापस आ जाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल है, लेकिन आपसे न्यूज़ 18 की अपील है, आप भूल कर भी इस तरह हीरो बनने की कोशिश ना करें। कोई भी समस्या हो तो बिजली विभाग को बताएं, इस तरह की हरकत तो भूल कर भी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और इन सब के बीच आज बिहार की जनता को सीएम नीतीश कुमार ने संदेश देने के साथ कोरोना से बचाव की अपील भी की है। सीएम ने मास्क पहनने और इसे पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील आम लोगों से की है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो जनता को जागरूक करें। वहीं सीएम ने ग्रामीण चिकित्सकों से भी आगे आने की अपील की है। हम लोग बार बार कह रहे हैं लोगों को कि भाई भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में दूरी रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी रखो, तो 2 गज की दूरी रखने का इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आजकल जब बंद हुआ है तो देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। भाई इस पर ध्यान देना, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को, लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।